बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इफ एल्स की स्टेटमेंट की एक एग्जांपल को, जिसके अंदर हम जो है ना ये चीज़ सीख रहे होंगे कंप्यूटर को डिसीजन मेकिंग हमने किस तरीके से सिखानी होती है। तो चलिए अब हम सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल में ये दिया हुआ है, वो कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स टू इंटीजर नंबर्स एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड फाइंड्स द लार्जर वन। और आगे एक नोट लिखा हुआ है कि इनपुट नंबर्स विल नॉट बी इक्वल। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना पार्ट्स में पढ़ते हैं सवाल को, और फिर हम समझते हैं कि हमने अपने कोड में करना क्या है। तो एक जब पूरी लाइन में पढ़ूँ तो मुझे ये समझ आ रही है कि वो कह रहा है कि दो इंटीजर नंबर्स आपने इनपुट लेने हैं यूजर से, और उनमें से बताना है कि बड़ा वाला कौन सा है। तो अब जब यहाँ पे लिखे है और हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि भाई जब वो कहता है कि टेक्स टू इंटीजर नंबर्स और आगे लिखा होता है एज इनपुट, तो इसका मतलब मुझे ये पता लग गया कि हमने यूजर से कोई ना कोई चीज़ इनपुट लेनी है, तो हमें स्कैनफ की स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। अब ये सोचने की बात है कि कितने वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे इनपुट के लिए। तो उसने यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि टेक्स टू इंटीजर नंबर्स, तो इसका ये मतलब हो गया कि हमें ये पता लग गया कि दो इंटीजर नंबर्स जो है ना इनपुट लेने हैं, तो हम इंटीजर के दो वेरिएबल्स बना लेंगे और उसमें हम ना यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट उसने ये कहा हुआ है कि फाइंड्स द लार्जर वन। अब ये फाइंड द लार्जर वन वाली जो कंडीशन है ये थोड़ी सी अब कंफ्यूजिंग है। इसको देख के हमें ये नहीं पता चलता कि हमने लार्जर वाला नंबर किस तरीके से फाइंड करना है। तो इसलिए के ऊपर हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। तो अगर हम इसके ऊपर सोचें तो भाई हम कहते हैं कि मेरे पास अगर दो नंबर्स हैं और मैंने कंप्यूटर से ये चेक करवाना है कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, तो मैं किस तरीके से करूंगा। तो मेरे जहन में पहली चीज़ तो ये आती है कि भाई कोई ना कोई चीज़ जो है ना ये रिलेट कर रही है कोई रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर्स का काम ये होता था कि वो कंपैरिजन करवाते थे। तो अगर मैं कोई ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन या लेस देन के साइन जो है ना इनको यूज़ करते हुए मैंने किसी तरीके से कंपेयर कराना है। अब जब ये ग्रेटर देन या लेस देन के साइंस को हम यूज़ करते हुए कंपेयर करा भी लेंगे, तो होता ये है कि इनका जो एंड रिजल्ट होता है वो हमें मिलता होता है कि भाई क्या या ये स्टेटमेंट जो है वो कहता है ये ट्रू है, या फिर हमें ये रिजल्ट मिलता है कि ये फॉल्स है। अब बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट कि क्या वो स्टेटमेंट का रिजल्ट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, हम कुछ डिफरेंट चीज़ें प्रिंट करना चाहते हैं। मसलन अगर नंबर वन नंबर टू से बड़ा है और ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो मैं ये प्रिंट करना चाहता हूँ कि नंबर वन इज द लार्जर वन। और अगर वो फॉल्स हो जाती है स्टेटमेंट, तो फिर मैं ये प्रिंट करना चाहता हूँ कि नंबर टू इज द लार्जर वन। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर दो कंडीशंस बन रही हैं कि अगर वो एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर मैं कुछ प्रिंट करना चाह रहा हूँ, और अगर वही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो मैं कुछ और प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इफ एल्स की स्टेटमेंट की यहाँ पे ज़रूरत होगी, क्योंकि इफ एल्स की स्टेटमेंट्स ये करती हैं कि इफ़ की स्टेटमेंट जब लिखी हो और यहाँ पे कोई कंडीशन लिखी हो जो कि अभी हम सोच रहे थे कि कोई कंडीशन होगी। ठीक है। अब ये कंडीशन अगर लिखी हो और अब जो है ना अगर ये कंडीशन जो है वो हो जाती है ट्रू, तो इन दैट केस हमें ये पता है कि ये वाला कोड रन होगा जो इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। और अगर ये कंडीशन जो है ये हो जाती है जी फॉल्स, तो हमें तब पता है कि भाई एल्स के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो रन हो जाएगा। तो यही वाली चीज़ हमें चाहिए भी, तो इसका मतलब है कि इफ एल्स की स्टेटमेंट भी हमारे कोड में यूज़ होंगी। अब जो है ना हम कोड का एक कह लें कि टॉप लेवल पे एक स्ट्रक्चर सा बनाते हैं कोड का, और फिर हम उस कोड को लिखेंगे। तो सबसे पहले जो है ना हमें ये पता है कि सी में हमने कोई भी कोड लिखना है। अब मैं स्कैन ऑफ प्रिंट ऑफ के फंक्शन यूज़ करने हैं, तो मुझे लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी stdio.h की। तो मैं जो है ना सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि मैं कहूँगा कि भाई इंक्लूड लाइब्रेरी। ठीक है। तो लाइब्रेरी हमने इंक्लूड करनी है। दूसरा काम ये होगा कि भाई लाइब्रेरी जब इंक्लूड करेंगे तो मेन का फंक्शन भी बना लेंगे, क्योंकि मेन के फंक्शन से ही हमारे कोड ने आगे सारा रन होना है। ये चीज़ हमने कर ली। तो सेकंड हमारा ये काम होगा कि भाई हमने लाइब्रेरी इंक्लूड कर लिया, अब हमारे कोड हमने शुरू करना है। जब भी हमने कोड शुरू करना है तो हमें सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे कोड के वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। ठीक है ना। तो वेरिएबल्स अब हम सोच लेते हैं कि हमें कौन कौन से चाहिए होंगे ताकि हम कोड के शुरू में ही उनको डिक्लेयर कर लें। वेरिएबल्स जो है ना हमारे कोड में, उसने कहा कि दो इंटीजर नंबर्स हैं, तो हमें दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे और इंटीजर वेरिएबल्स होंगे। तो दो वेरिएबल्स इंटीजर वेरिएबल्स के नाम हम रख लेते हैं। तो पहले वाले का नाम मैं लिख देता हूँ कि नम वन मतलब कि नंबर वन, और नम टू मतलब कि नम से समझ ले कि नंबर की शॉर्ट फॉर्म हमने लिख ली। ठीक है। ये दो वेरिएबल्स मैंने बना लिए कि भाई दो वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि भाई वो कह रहा है कि यूज़र से इनपुट लेना है। तो जब भी आपने यूज़र से इनपुट लेना है तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा यूज़र को, कि वो स्टेटमेंट पढ़ के उसको पता लगे कि आप उसने इनपुट लिखना है आगे ना। तो आप वो किस तरीके से करते हैं, आप करते हैं प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ करते हुए कि आप प्रिंट एफ की स्टेटमेंट आगे लिखेंगे कि प्लीज़ एंटर अ नंबर। ठीक है। इस तरह कोई स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट आपने ये करना है कि जब उसने यूज़र ने इनपुट कर दी वो स्टेटमेंट जो भी उसने यूज़र के पास जब आ गया, तो अब यूज़र कुछ ना कुछ इनपुट करेगा। अब जब वो इनपुट करेगा तो आपने उसको रीड करना है। अब रीड किस तरीके से करते हैं, आपको पता है कि भाई मेरे पास स्कैन एफ की स्टेटमेंट होती है जिसमें कि आप बताते हैं कि ये वेरिएबल है, तो इसको ये इंटीजर टाइप है या जो भी है, और उसके अंदर आप बताते हैं कि किस जगह पे इसको स्टोर कराना है और वो स्टोर करवा देता है वो चीज़।
तो ये आपने अब इनपुट ले लिया। अब जब ये वाली स्टेटमेंट रन हो गई ना, तो अब मेरे पास जो है ना दो वेरिएबल्स आ गए, ठीक है, और दोनों वेरिएबल्स num1 num2 में कुछ ना कुछ वैल्यूज आ गई। अब हमारा क्या काम है कि हमने कंपेयर करना है कि इनमें से बड़ा वाला वेरिएबल कौन सा है। उसके लिए जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस किया कि हम इफ एल्स की स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे, तो हम एक इफ की स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। इफ की स्टेटमेंट में इस किस्म की सपोज बना लेता हूँ कि अगर जो है ना num1 जो है वो ग्रेटर है num2 से, अगर num1 num2 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है कि num1 num2 से बड़ा है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि num1 जो कि है, या मतलब कि जो भी वैल्यू स्टोर्ड है नंबर वन में वो बड़ी है, तो हम फिर प्रिंट करा देंगे कि जो भी वैल्यू स्टोर्ड है ना जी नंबर वन में वो बड़ी है। तो इसके लिए हम कोई ना प्रिंट करा लेंगे स्टेटमेंट, वो उस टाइम पे हम ना स्टेटमेंट जब कोड लिखेंगे तो हम देख लेंगे कि हमने क्या प्रिंट करानी है, इसकी कोई स्टेटमेंट बना लेंगे, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो इन दैट केस हमें ये पता लग गया कि नम वन नम टू से अगर बड़ा नहीं है, तो एक ही बात बच जाती है कि नम टू नम वन से बड़ा होगा। तो फिर जो है ना हमारी एल्स की स्टेटमेंट रन हो जाएगी, जिसके अंदर के ये लिखा होगा कि भाई नम टू जो कि है ना वो बड़ा है दोनों में से, ठीक है। तो अब एक और चीज़ जो बस यहाँ पे लास्ट रह गई वो ये कि यहाँ पे अगर आप देखें ना तो कोड में ये चीज़ लिखी हुई है कि भाई नोट इनपुट नंबर्स विल नॉट बी इक्वल। इस चीज़ को बताते हुए उसने हमारी एक बड़ी जान छुड़वा दी यहाँ पे कि हम ये कोड इफ एल्स से लिख सकते हैं। अगर ये ना होती ना, तो जो अगर देखें जब इफ की स्टेटमेंट अगर ये फॉल्स हो जाए तो दो केसेस बनते हैं। वो ये कि भाई अगर ये स्टेटमेंट जो है ना वो ट्रू नहीं हुई और फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब है कि हमें ये तो पता लग गया कि पहला वाला नंबर छोटा है नंबर टू से, लेकिन साथ हमें ये पता लग गया कि हो सकता है कि नंबर वन और नंबर टू बराबर हो, तो तब भी यही वाली केस बनेगी कि वो जो है ना वो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हमें इफ एल्स से हम ये सॉल्व ना कर पाते, हमें इफ एल्स की स्टेटमेंट यूज करनी पड़ती है, एल्स इफ भी साथ यूज करते हुए, ठीक है। तो एक इफ होता, फिर एक एल्स इफ होता और फिर एल्स होता। अब चूंकि हमें ये पता है कि दोनों नंबर जो इक्वल कभी भी नहीं हो सकते, इसलिए हम इफ और एल्स की स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। आगे भी हम पढ़ेंगे कुछ लेक्चर्स में कि इफ एल्स और एल्स सॉरी एल्स इफ की स्टेटमेंट्स भी होती हैं, जो कि ये कर सकती हैं कि भाई उस टाइम के ऊपर आप उनको यूज करते हुए तीन चार चीजें चेक कर सकते हैं। तो हम ये भी देख सकेंगे क्या नंबर वन नंबर टू से बड़ा है, उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या नंबर टू नंबर वन से बड़ा है। और अगर वो दोनों फॉल्स हो तो फिर हम एल्स की कंडीशन लगाएंगे कि इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों नहीं है, तो फिर तो नंबर वन और नंबर टू आपस में बराबर है। तो अभी हमें ये पता है कि बराबर हो नहीं सकते, तो जब बराबर हो नहीं सकते तो फिर नंबर वन अगर नंबर टू से बड़ा ना हुआ तो नंबर टू ही नंबर वन से बड़ा होगा। तो ये हमारे जो है ना हमने कोड का एक स्ट्रक्चर सा बना लिया। अब हम मूव करते हैं अपने आईडीई की जानिब, और आईडीई में जाके जो इसका कोड हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमने करना था कि हमने लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी थी। हमने पता है कि हमें सिर्फ एक ही लाइब्रेरी यहाँ पे चाहिए, जो कि है stdio.h की लाइब्रेरी printf और scanf के फंक्शंस के लिए। वो हो गई। उसके बाद हमने कहा था कि मेन का फंक्शन बनाना है। मेन का फंक्शन जी बन गया। मेन के फंक्शन में हमने कहा था कि जो जो वेरिएबल्स चाहिए पहले वो डिक्लेयर कर लेंगे। वेरिएबल्स मुझे चाहिए दो ही, एक है num1 और दूसरा है जी num2। दोनों वेरिएबल्स हमने बना लिए। इसके बाद हमने कहा था कि यूजर से इनपुट लेना है तो उसको कुछ प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा कि आप ये चीज़ अपना ये इनपुट एंटर करें। तो हम इसके लिए प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हमने कहा कि प्लीज़ एंटर टू नंबर्स। अब दो नंबर जब वो एंटर कर रहा है तो हमें उसका फॉर्मेट भी बताना पड़ेगा ना। तो हम कहते हैं कि भाई सेपरेटेड बाय कॉमा कर सकते हैं, सेपरेटेड बाय स्पेस कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कहता हूँ सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। अब वो दो नंबर्स एंटर करेगा और उनके दरमियान में कॉमा लगाएगा। अब ये जो चीज़ है ना कि हमने जो फॉर्मेट उसको बता दिया, वही फॉर्मेट में हमने रीड भी करना है। तो हमें जब रीड करेंगे ना तो हम कहेंगे परसेंटेज डी और फिर मैं कॉमा लगाऊंगा और परसेंटेज डी। इससे भी ये पता चल जाएगा उसको कि यूज़र अगर दो नंबर्स एंटर करेगा ना और कॉमा लगा के, तो उसको ये पता है कि कॉमा से पहले वाला इस वेरिएबल में जाएगा, कॉमा के बाद वाला इस वेरिएबल में जाएगा। अब दो हमने जब फॉर्मेट स्पेसिफायर में इंटीजर की जगह रखी, तो दो हमें उसको वेरिएबल्स के एड्रेस भी देने पड़ेंगे। तो पहले वाला वेरिएबल जो है हम उसको कहते हैं कि उसमें जो भी वैल्यू आई उसको आपने जो है वो num1 में स्टोर करवा देना है। और सेकंड वेरिएबल में जो भी वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं कि इसको आपने जो है ना वो num2 में स्टोर करवा देना है। ये अब हमने इसको बता दिया। अब ये स्टेटमेंट जब रन हो जाएगी, यूजर इनपुट कर देगा दो नंबर्स, तो इस टाइम मेरे पास num1 और num2 में कोई ना कोई वैल्यूज आ गई हैं। अब मैंने सिर्फ ये कंपेयर करके निकालना है कि इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो मैं एक इफ़ की स्टेटमेंट लगाता हूँ और मैं पहले ये चेक करता हूँ कि क्या num1 जो कि है वो num2 से बड़ा है, ठीक है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए, तो इसका मतलब है कि पहले वाले वेरिएबल में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है num1 में वो बड़ी है। तो हम प्रिंट करा देंगे और प्रिंट में हम लिख देंगे कि भाई इधर हम num1 की वैल्यू लिखेंगे कि num1 इज लार्जर देन, और इधर हम लिख लेंगे num2 की, ठीक है। तो पहले वाली जगह पे हम लिखवाना चाह रहे हैं num1 के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है, और दूसरी वाली जगह पे हम लिखवाना चाह रहे हैं जो भी num2 के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है।
तो अगर जब ये स्टेटमेंट चलेगी तो num1 में सपोज 50 है और num2 में 10 है, तो लिखा आ जाएगा 50 इज लार्जर देन 10, क्योंकि ये कंडीशन पहले ट्रू हो जाएगी और नीचे प्रिंट आएगा तो प्रिंट में वो स्टेटमेंट लिखी आ जाएगी। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब है कि num2 में जो भी वैल्यू है वो num1 से छोटी है, सॉरी बड़ी है। तो अगर वो वाली कंडीशन बन जाए कि मतलब कि हमारी ये इफ़ जो है ना वो फॉल्स हो गई है कि num1 के अंदर जो वैल्यू है वो छोटी है और num2 के अंदर जो वैल्यू बड़ी है, तो फिर हम ये लिखवाना चाहेंगे कि भाई num2 वाली वैल्यू बड़ी है। तो इधर तो इसी तरीके से लिखा आएगा कि परसेंटेज डी इज़ लार्जर देन परसेंटेज डी, लेकिन हमें ये पता है कि पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू अब बड़ी है, तो पहले अब हम num2 लिखेंगे कि num2 में जो भी वैल्यू है वो वाली वैल्यू पहले अब प्रिंट हो जाएगी इज़ लार्जर से पहले, और फिर जो है ना हम आगे लिखेंगे num1 को। ठीक हो गया? तो ये डिफरेंस आई होप आपको समझ आ गया हो कि भाई अगर यहाँ पे ये वाली दोनों स्टेटमेंट्स तो सेम लग रही हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि जो भी वेरिएबल पहले आता है ना उसकी वैल्यू इधर पहले चली जाती है और फिर जो बाद में आता है फिर सेकेंडली उसकी वैल्यू जाती है। तो इस वाले केस में चूंकि num1 बड़ा था तो हमने num1 पहले लिखा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो आ जाएगा कि जो भी बड़ी वैल्यू थी लार्जर देन, और फिर यहाँ पे num2 में जो कि छोटी वैल्यू थी। जबकि इस केस में जब यही स्टेटमेंट रन हो रही है लेकिन num2 की वैल्यू वेरिएबल पहले है, तो num2 में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो इधर आएगी पहले। तो सपोज इसमें कोई 30 की स्टोर थी वैल्यू, इधर 30 आ जाएगा, और नंबर में 10 की वैल्यू स्टोर थी तो वो इधर आ जाएगा 10। अब जो है ना हम एक बार एक इस कोड की एग्जीक्यूशन को समझते हैं और उसके बाद हम इसको रन करेंगे। तो जब हम इस कोड को रन करेंगे तो होगा क्या? सबसे पहले ये होगा कि ये वाली लाइब्रेरी जो है ये इंक्लूड हो जाएगी। इसके इंक्लूड करने का हमें ये फ़ायदा है कि मैंने नीचे हमने कोड में प्रिंट एफ की स्कैन एफ की स्टेटमेंट्स को यूज़ करना है। ये सारी स्टेटमेंट्स हम तभी यूज़ कर सकते हैं कि जब ये लाइब्रेरी हमने इंक्लूड कराई हो। नेक्स्ट हमें पता है कि कोई भी सी का कोड उसको वॉइड मेन के फंक्शन के बगैर चलता नहीं, तो हमने मेन के फंक्शन लिखना है कि कोड ने एंटर ही मेन के फंक्शन में होना है और उसको फिर पता लगेगा कि उसने आगे कहाँ जाना है। मेन के फंक्शन में जैसे ही कोड एंटर होता है उसको ये पता लग जाता है कि आगे आपने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हुए हैं, इन दो वेरिएबल्स के नाम आपने num1 और num2 रखे हैं, तो वो दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करा देगा। नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखा हुआ है कि भाई प्रिंट आपने की हुई एक स्टेटमेंट जिसमें आप कह रहे हैं कि दो नंबर्स एंटर करो सेपरेटेड बाय अ कॉमा। होगा ये कि जब ये कोड रन होगा तो यूजर की स्क्रीन पे लिखा हुआ ये जो एग्जैक्ट टेक्स्ट है ये आ जाएगा कि प्लीज एंटर टू नंबर सेपरेटेड बाय अ कॉमा, और उसके बाद एक स्पेस है। ये वाली जब स्टेटमेंट रन हो जाएगी तो यूजर यही करेगा डेफिनेटली स्टेटमेंट को पढ़ते ही कि भाई दो नंबर्स एंटर कर देगा सेपरेट बाय कॉमा, जैसे सपोज एंटर कर दिया 10, 30। अब जब स्कैन एफ उसको पढ़ेगा तो स्कैन एफ को ये समझ आ जाएगी कि 10 जो है वो इस वाले वेरिएबल की बात हो रही है और 30 इस वाले वेरिएबल की। तो पहली वाली जो भी वैल्यू लिखेगा, जैसे कि हमने कहा है कि 10 लिखेगा, वो कॉमा से पहले जो वैल्यू होगी उसको वो पहले वाले वेरिएबल में स्टोर करवा देगा, और कॉमा के बाद जो वैल्यू होगी इसको वो दूसरे वाले वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। तो हमारे दोनों वेरिएबल्स में अब कोई ना कोई वैल्यूज आ गई हैं। अब हमारा जो काम रह गया है वो सिर्फ इतना सा है कि हमने दोनों वेरिएबल्स की अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उन वेरिएबल्स को कंपेयर कर लेना है, और कंपैरिजन की बेसिस पे हम बता देंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो पहले हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं कि हो सकता है कि num1 जो है ना वो ग्रेटर देन num2 हो। ठीक है, अब जो है ना हम ये वाली जब स्टेटमेंट रन होगी ना तो इसका मतलब है कि num1 में जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर है num2 से। अगर ये ट्रू है तो वो कह देगा कि भाई पहले वाले वेरिएबल जो कि num1 इधर आ जाएगा कि num1 इज लार्जर देन, और इधर आ जाएगा num2, मतलब कि इनके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है। तो बिल्कुल हम यही चाह रहे थे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो जंप कर जाएगा कोड डायरेक्टली इस कंडीशन को चेक करने के बाद इस वाली लाइन के ऊपर, और वो इसमें जो भी लिखा होगा कि भाई अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो डेफिनेटली फिर num2 ही बड़ा हो सकता है num1 से। ठीक है, तो यही कंडीशन रह जाती थी हमारे पास। अब हम जो है ना इस कोड को रन करके देख लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो पहले हम करते ही हैं कि हमने जब कोड चलाया तो हमारे पास वही जिस तरह हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक स्टेटमेंट आएगी और लिखा आ जाएगा प्लीज एंटर टू नंबर सेपरेटेड बाय कॉमा। तो मैं दो नंबर्स एंटर करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे दो नंबर हैं 567 और 25। मैंने एंटर किया तो उसने कह दिया कि 567 इज लार्जर देन 25। अब इस कोड में हुआ क्या है कि यहाँ पे जब वो आया तो num1 में 567 था, num2 में 25 था। ये कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि 567 25 से बड़ा है। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाए तो इफ़ वाला कोड रन करता है। ये वाला कोड रन किया तो उसने कहा कि num1 में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है जो कि 567 है, उसने कहा इज लार्जर देन, आगे जो है num2 में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है जो कि थी 25, तो ये प्रिंट हो गया। जब ये इफ़ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा और डायरेक्टली कोड इसके बाद चला जाएगा एल्स को स्किप करते हुए। एल्स के बाद कोई कोड है नहीं तो इस वजह से यहाँ पे कोड जो है टर्मिनेट कर गया। अब हम दोबारा चलाते हैं और अब हम करते हैं कि इस दफ़ा पहला वाला नंबर बड़ा कर देते हैं, पहला वाला नंबर छोटा रखते हैं। ठीक है, तो पहले वाले नंबर में अब मैं स्टोर करवाता हूँ 14, और सेकंड में कहता हूँ कि नंबर है 95। ठीक है, अब हमें पता है कि 95 बड़ा है। अब हम एंटर करते हैं तो कह रहा है कि भाई 95 इज लार्जर देन 14। अब क्या हुआ कि दो वेरिएबल्स ही थे, पहले वाले में 14 है, सेकंड वाले में 95 है। अब ये हुआ कि जब ये कंडीशन चेक हुई
इसने कहा क्या 14 इज ग्रेटर देन 95 है? उसने कहा नहीं, ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है। जब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो इफ वाला कोड रन नहीं करेगा, जबकि एल्स वाला कोड फिर रन कर जाएगा। और एल्स वाले कोड के अंदर लिखा हुआ है कि जो पहला वाला वेरिएबल है उसमें num2 है, तो num2 में 95 स्टोर था, तो इसलिए लिखा आ गया कि 95 इज लार्जर देन, और अगला वाला वेरिएबल num1 है, num1 में 14 था, तो लिखा आ गया कि 95 इज लार्जर देन 14। अब यही वाला कोड जो है ना, इसकी अगर एक कंडीशन ऐसी है कि जिसको आप चेंज करें, तो प्रिंट की स्टेटमेंट्स को भी थोड़ा सा चेंज करते हुए, मतलब केस वाली कंडीशन को अगर आप चेंज भी कर सकते हैं, एक और कंडीशन आप इसकी जगह लिख सकते हैं, वो करते हुए, और इफ़ के स्टेटमेंट्स के अंदर जो प्रिंट के स्टेटमेंट्स हैं इनको भी थोड़ा सा चेंज करते हुए, आप ना कोड ना फिर भी चला सकते हैं, मतलब कि फिर भी इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ही आएंगे। आपने जो है ना मुझे ये बताना है कि भाई वो कंडीशन में चेंज किया है, और अगर वो कंडीशन में चेंज आया तो प्रिंट की स्टेटमेंट्स में जो है ना वो क्या चेंज आएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है।